गुड मॉर्निंग बेटा हम ये 11th क्लास का थर्ड लेसन पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का। और लेसन है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इसमें हमने बेटा पढ़ लिया था भूकंप वगैरह के बारे में। तो आज हमें पढ़ते हैं भूकंपीय तरंगे या भूकंपीय छाया क्षेत्र। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ बेटा भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या है। सबसे पहले आपको बताया था कि जो भूकंप है बेटा उसको मापने के लिए कि यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम सिस्मोग्राफी भी कहते हैं या भूकंप मापी भी कहते हैं। तो जो भूकंप लेखी यंत्र है बेटा पर यानी दूर दूर से जो आने वाली भूकंपीय तरंगे हैं वो अभिलेखित होती है, यानी पता चलता है कि जो भूकंप लेखी यंत्र है उस पर यानी जिसके द्वारा हम मापते हैं तो पता चलता है कि दूर दूर से जो भूकंपीय तरंगे आती हैं किस क्षेत्र में वे दिखाई दे रही हैं और किस क्षेत्र में नहीं। परंतु कुछ ऐसे क्षेत्र हैं होते हैं बेटा जहां कोई भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती, यानी दिखाई नहीं देती या उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे क्षेत्र को ही बेटा भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। और ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हैं बेटा इसको थोड़ा सा हमें आप ध्यान से सुनना। वैसे मैंने बता दिया है कि जिस क्षेत्र पर बेटा भूकंपीय जो तरंगे हैं हमारी अभिलेखित नहीं होती या नहीं पहुंच पाती, तो ऐसे क्षेत्र को हमें भूकंपीय या भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। जैसे सभी प्राकृतिक भूकंप सतल मंडल में ही आते हैं, हम जानते हैं। और इस अध्याय में आगे आप पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे हम 3 परतें बेटा स्थल मंडल, मेटल और क्रोड हमारी होती है, 3 परतों के बारे में ही पढ़ेंगे हमें। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि सतल मंडल पृथ्वी के धरातल से, ये 1 नंबर के क्वेश्चन है बेटा, 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। यानी जहाँ तक हमारा 200 किलोमीटर, अगर हम सतल से 200 किलोमीटर तक जाएंगे बेटा वही तक हमारा सतल मंडल है, यानी 200 किलोमीटर तक की गहराई को हम सतल मंडल कहते हैं। भूकंप मापी यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है बेटा। जो भूकंप मापी यंत्र है वो भूकंप मापी यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करता है। जैसे चित्र में भी देखेंगे हमें भूकंपीय तरंगों का अभिलेखीय वक्र दिखता है, यानी कहाँ कहाँ से जैसे गुजरती हैं। वक्र का अर्थ है जैसे उसमें किस किस क्षेत्र को वो कवर करती हैं। यह वक्र 3 अलग अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगे 2 तरह की हैं, जैसे पी और एस बेटा हमने पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ पर 3 पढ़ेंगे। जैसे भूगर्भीय तरंगे व धरातलीय तरंगे। भूगर्भीय तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसलिए इनको भूगर्भीय तरंगे कहा जाता है। ये मैंने बताया था बेटा पिछली वीडियो में आपसे। और भूगर्भीय तरंगों एवं धरातलीय तरंगों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती है बेटा, जिन्हें धरातल तरंगे कहते हैं। ये याद रखना आपने, भूगर्भीय तरंगों एवं धरातल तरंगों। भूगर्भीय यानी अंदर वाली और ऊपर वाली, इनके बीच में एक अन्योन्य क्रिया के कारण एक नई तरंग उत्पन्न होती है जिसे हम धरातलीय तरंगे कहते हैं। और ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती हैं। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्वों वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्वों वाले पदार्थों में तरंगों का वेग, यानी जहाँ पर घनत्व अधिक है वहाँ पर वेग का अर्थ है बेटा तरंगों की जो तीव्रता है या भूकंप की तीव्रता है वो अधिक होती है। पदार्थों के घनत्वों में भी भिन्नता होती है और भिन्नता के कारण जो तरंगों का वेग है उसमें भी बेटा उनकी दिशा बदल जाती है। तो इसमें भूगर्भीय तरंगे बेटा 2 तरह की होती हैं, पी और एस, ये हमने पढ़ा था। भूगर्भीय तरंगे पी और एस 2 तरह की होती हैं। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं, ये भी मैंने बता दिया था आपसे, दोनों का अंतर बता दिया था बेटा। पी तरंगे में
और एस तरंगे में। रिपीट जैसे मैं पहले कर देती हूँ। पी तरंगे बेटा जो प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। एस तरंगों को द्वितीय कहा जाता है। पी तरंगे तेज गति से चलती हैं और एस यह धरातल पर कुछ समय के लिए, यानी यह धरातल पर कुछ समय ही चल पाती हैं एस तरंगे। और जो पी तरंगे हैं बेटा धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं और ये जो है कुछ समय बाद पहुंचती हैं। पी तरंगे ध्वनि तरंग होती हैं, जबकि बेटा ये जो एस तरंगे हैं ये समुद्री जैसी दिखती हैं। और जो पी तरंगे हैं बेटा ये ठोस, तरल और गैस तीनों से बनी होती हैं और जो एस तरंगे हैं बेटा वो केवल ठोस होती हैं। तो ऐसा ये इसमें यही लिखा है बेटा दोनों के अंतर के बारे में। तो अब जो मैं बताने जा रही थी बेटा वो मुख्य था छाया क्षेत्र का उद्भव। मैं ये बताने जा रही थी छाया क्षेत्र का उद्भव कैसे होता है। तो भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती हैं। यानी भूकंप लेखी यंत्र पर दूर स्थानों से आने वाली जो भूकंपीय तरंगे हैं बेटा वो ही दिखाई देती है। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती। ऐसे क्षेत्र को बेटा भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से हमें पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। तो ऐसे हम ये यहाँ पर भी देख सकते हैं बेटा इसको। जो ये है बेटा हमारा क्षेत्र, जो ये वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र है बेटा, ये हमारा छाया क्षेत्र है बेटा। यहाँ पर यानी पृथ्वी जो तरंगे हैं वो नहीं पहुँच पाती, इसलिए इस क्षेत्र को हम छाया क्षेत्र है। ये हमारा ये रहा, ये पृथ्वी का अंदरूनी भाग है बेटा। ये यहाँ से जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है वो केंद्र है बेटा, जिसको हम अधिकेंद्र कहते हैं। और सबसे पहले बेटा जो तरंगे हैं वो सीधी चलती हैं, यानी बाद में फिर इधर उधर यानी पास वाले स्थानों पर पहुँचती हैं। तो ये था बेटा। इसके बाद बेटा हमारा था, ये आ जाता है पॉइंट जो भूकंप है बेटा, भूकंप के प्रकार। यानी जो भूकंप के प्रकार हैं बेटा ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 वितरणिक भूकंप। वितरणिक भूकंप बेटा सामान्यतः बहुत अधिक आते हैं और ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण आते हैं बेटा। यानी जब किसी वजह से बेटा दो जैसे चट्टानें हैं और दरार आपस में पड़ जाती है दोनों के बीच, तो भ्रंश पड़ जाते हैं उसको। जब दो यानी जो चट्टान है, जो भूखंड है, अलग अलग हो जाते हैं तो बीच में जो भाग खाली रह जाता है बेटा उसको ही हम भ्रंश बोलते हैं। और उन चट्टानों के सरक जाने के कारण यानी वहाँ से ये जो विवर्तनिक भूकंप है इस कारण उत्पन्न होते हैं। दूसरा बेटा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी यह विशिष्ट वर्ग के विवर्तन भूकंप को ही ज्वालामुखी कहा जाता है, समझा जाता है। ये भूकंप सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। यानी जहाँ पर ज्वालामुखी ज़्यादा फटते हैं बेटा, ज़्यादा आते हैं ज्वालामुखी, तो उन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभाव इनका दिखाई देता है। दूसरा हमारा खनन बेटा, जो हम खाने खोदते हैं। खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य, यानी जब हमें आपने देखा होगा जब हम खनन करते हैं यानी तो ऊपर की जो मिट्टी है ज़्यादा गहराई करने के कारण बेटा वो छत ढह जाती है, जिससे हल्के झटके हमें महसूस होते हैं और इसे नियात भूकंप भी कहा जाता है। याद रखना, खनन को नियात भूकंप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बेटा हमारा, कभी कभी परमाणु या रासायनिक विस्फोट से भी भूकंप में यानी पृथ्वी पर कंपन हो जाती है और इस तरह के झटकों को विस्फोट भूकंप कहते हैं। यानी कोई रासायनिक क्रिया होने के कारण, परमाणु के कारण भी यानी कंपन होता है, जिसको हम विस्फोट भूकंप कहते हैं। और जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं बेटा उन्हें बांध जनित भूकंप भी कहते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बेटा एक तो कि भूकंपीय छाया क्षेत्र कौन सा होता है, तो मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ भाई। जिन जैसे भूकंप लेखी यंत्र पर दूर से आने वाली जो भूकंपीय तरंगे हैं बेटा वे अभिलेखित नहीं होती, परंतु कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती। यानी सॉरी ये गलत हो गया बेटा, भूकंप लेखी यंत्र पर दूर दूर से आने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती हैं।
यानी अभिलेखित होती है, जहाँ उनको देखा जा सकता है, जहाँ से वो गुजरती है। परंतु कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं बेटा जहाँ पर भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती। तो जिस क्षेत्र पर वे अभिलेखित नहीं होती उसी क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बेटा ये आएगा कि भूकंपीय तरंगों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आपने बताना है बेटा नंबर 1 विवर्तनिक भूकंप, नंबर 2 बेटा आपका ज्वालामुखी, नंबर 3 आपका खनन या नियात, नंबर 4 बेटा परमाणु व रासायनिक, और नंबर 5 है जो आपका वो है बेटा बांध जनित। इसको बांध जनित बोलते हैं बेटा, बांध जनित। इस 2 लाइन का एक और रहता है बेटा जो भूकंप के प्रभाव, ये मैं बता देती हूँ, ये बिल्कुल आसान सा है बेटा, आप याद कर लेना। अब जैसे हम देखते हैं कि कई बार भूकंप तो पता ही है एक प्राकृतिक आपदा है, और इस आपदा के कारण यानी जब क्या क्या हम महसूस करते हैं, तो ये तो हमने अपने रियलिटी में वैसे वास्तविकता में भी देखा है कि जब भूकंप आता है तो पृथ्वी का हिलना होता है, धरातलीय विसंगति यानी धरातल पर जैसे कोई भाग ऊपर उठ जाता है, कोई नीचे धंस जाता है यानी तहस नहस हो जाता है, भूरुखलन भी इसी को कहते हैं। मृदा द्रवण यानी मृदा का बेटा वो निम्नीकरण होता है, धरातल का एक तरफ झुक जाना, जैसे जब भूकंप आता है तो कोई हिस्सा ऊपर उठ जाना, नीचे हो जाना, हिमरुखलन बर्फ का भी वो हो जाता है बेटा, धरातलीय विस्थापन कई बार मतलब जो सतल का भाग है बेटा वो एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चला जाता है, बांध वगैरह टूटने की संभावना, तट वगैरह रहती है। भूकंप के कारण बेटा जंगलों में आग भी लग जाती हैं, और इमारतों का टूटना, जान माल की हानि होना, वस्तुओं का गिरना, सुनामी का आना, तो ये इस तरह है जो बेटा ये भूकंप के प्रभाव हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। वीडियो को आप ध्यान से सुने और ध्यान से लेसन को समझे। नहीं बेटा ये हमारी 9th क्लास का तीसरा लेसन है। गुड मॉर्निंग बच्चों, बेटा आज हम ये 10th क्लास नहीं बेटा ये हमारी